हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशंस देखे थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। 6 स्टेप्स में पैकिंग इफिशिएंसी वाला टॉपिक देखा था, वो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था। वो तो जो तीनों में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जो पैकिंग इफिशिएंसी के लिए हमने टोटल 6 स्टेप्स देखे थे, ठीक है। वो तो हो गया था हमारा प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन अगर हमें शॉर्ट में चाहिए कैलकुलेशंस कुछ सॉल्व करने, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले चाहिए, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला चार्ट जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वाला चार्ट भी आपको पता हुआ तो भी आप कैलकुलेशंस फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। नहीं तो ये वाला चार्ट अगर आपको पता नहीं है तो फिर वो कैलकुलेशंस याद करने पड़ेंगे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर लास्ट में आपको एक वैल्यू मिलेगी, तब आप कैलकुलेशंस कर पाओगे, तब आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये वाला जो चार्ट मैं अभी बताने वाली हूँ, ये वाला चार्ट अगर समझ में आ गया, अगर अंडरस्टैंड हो गया, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाला चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। ऐसा वाला चार्ट आपको रेडीमेड कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है। ये वाला चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है, बनाया है। तो ये वाला चार्ट सबसे पहले समझ लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो पैकिंग इफिशिएंसी वाला टॉपिक देखा था, 6 स्टेप्स देखे थे। लेकिन अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमें पता चलिए, फॉर्मूले हमें पता चलिए, वो सब आपको इस वाले चार्ट में दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये वाली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपके यूनिट सेल्स है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बेसिस पे आपको एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस आते एंड आपके रेगुलर बोर्ड एग्जाम में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते। तो ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैंने आपको एक सॉन्ग बताया था। अगर वो सॉन्ग आपको याद आ गया तो फिर नंबर ऑफ एटम्स आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो एचसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपके 1 2 4। गाना क्या था, 1 2 का 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए ये वाला सॉन्ग याद कर लो भाई, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको उसी सीक्वेंस से जाना है, एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी, 1 2 का 4, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट तो हमें समझ गया, नंबर ऑफ एटम्स वाला मतलब ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब क्या था, हमने रिलेशन देखा था। अभी हमने जो 6 स्टेप्स देखे थे उसमें सबसे पहली वाली स्टेप देखी थी हमने रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब ही एज लेंथ सॉल्व किया था, रेडियस को सॉल्व किया था, रेडियस की वैल्यू निकाली थी, रिलेशन देखा था ए एंड आर के बीच में। तो सबसे पहले एचसीसी जो था, तो एचसीसी में हमें वैल्यू मिली थी ए विच इज इक्वल टू दी 2r, ठीक है। ये वाले हमने डिटेल में कैलकुलेट करके रखे हैं, ठीक है, कैलकुलेट किए थे प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फिर वो प्रीवियस लेक्चर पहले वो देख के आओ, देन इस चार्ट पे आओ, ठीक है, तभी ये वाला चार्ट आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर ये जो वैल्यू है ये इसके ऊपर नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसलिए प्रीवियस वाला पार्ट देख के आओ। तो जो हमने एज लेंथ निकाली थी वो थी आपकी 2r, उसके ऊपर से हमने रेडियस सॉल्व की थी, ये वाला r इधर लिख दिया हमने, देन ये वाला a ऊपर चला जाएगा, a/2 आपको रेडियस की वैल्यू मिल गई। एचसीसी में, बीसीसी में क्या हुआ था वो देखो, जो एज लेंथ थी उसकी वैल्यू मिली थी हमें a विच इज इक्वल टू दी 4r अपॉन √3 एंड उसी से जो रेडियस की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी √3 4 और a, ठीक है। यहाँ पे a रह गया है तो √3a 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिली थी हमें बीसीसी में रेडियस की। देन नेक्स्ट एफसीसी में देखा था हमने, एज लेंथ की वैल्यू मिली थी हमें 4r अपॉन √2 एंड रेडियस की वैल्यू उसके ऊपर से हमने निकाली थी √2 अपॉन 4a, ठीक है। देन नेक्स्ट गए थे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ऊपर, ठीक है। ये वाली हमारी सेकंड स्टेप थी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड जो ये वाली आपकी जो थर्ड स्टेप है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों की वैल्यूज मैंने आपको बताई थी कि हर एक यूनिट सेल में जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है एंड जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, इन दोनों की वैल्यूज हर एक यूनिट सेल में सिमिलर होगी। तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, 4/3 πr³ एंड जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो है a³ एंड a³, ठीक है। हर एक यूनिट सेल में वो सिमिलर वैल्यूज है। देन नेक्स्ट जो फोर्थ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो कंसेप्ट है हमारा फॉर्मूला है वो देखो अभी, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। अभी ये जो वॉल्यूम के 3 कंसेप्ट है, 3 स्टेप्स है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। जो सेकंड वाली स्टेप है उसमें स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, एटम का वॉल्यूम है। देन नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है हमारी उसमें पूछा है यूनिट सेल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पूछा है यूनिट सेल के बारे में। एंड जो फोर्थ स्टेज है हमारी, फोर्थ स्टेप है, उसमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल की यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो एटम्स प्रेजेंट है, उनका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेप से, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा है, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस देखते जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो कैलकुलेशंस नहीं समझ में भी आते तो भी ये वाला चार्ट अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में ये वाला चार्ट बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट उसका जो फॉर्मूला है वो है n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। n का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये ऊपर हमने लिख के रखे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो या नंबर ऑफ एटम्स बोलो, ठीक है, सिमिलर है। देन नेक्स्ट ये वाला जो कंसेप्ट हमने सॉल्व किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स शिफ्ट किए, नंबर ऑफ एटम्स मतलब ही क्या थे, एचसीसी में सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा 1, अगर बीसीसी में सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 2, अगर एफसीसी के बारे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने आपको तो वो होंगे 4, ठीक है। देन ये वाला फॉर्मूला हमने शिफ्ट किया, देन ये वाला फॉर्मूला शिफ्ट करके आपको जो वैल्यूज मिली है, एचसीसी में वैल्यू मिली थी आपको पाई ए क्यूब अपॉन 6, देन बीसीसी में वैल्यू मिली थी आपको √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8, एंड जो एफसीसी था उसमें वैल्यू मिली थी हमें √2 पाई ए क्यूब अपॉन 6, ठीक है। इसी वैल्यू से हमने एक और वैल्यू रिप्रेजेंट की थी, मतलब एक फॉर्मूला निकाला था और जो मिला था हमें पाई ए क्यूब अपॉन 3√2, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेज थी हमारी पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी बोलो या उसका एक और नाम है जो हमने उस स्टेप्स में देखा था, क्या नाम था उसका, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। डबल डबल नाम्स मत भूलना यार, कि एक ही नाम का अगर सेकेंड वाला नाम हो वो आपको नहीं पता है तो फिर एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला था वो देखो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल अपॉन, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मत भूलना, अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब ये जो पहला वाला आपको लेना है वो क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल, मतलब क्या है ये वाली वैल्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फिर ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। स्टेप 4 अपॉन स्टेप 3, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लिया हमने, इसके बेसिस से वैल्यूज शिफ्ट करके पाई की वैल्यू डाली थी हमने, फिर उसमें 3.14, तो वो वैल्यूज डाल के हमें कुछ वैल्यूज मिली थी आपके एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी की, ठीक है। देन नेक्स्ट ये भी देखते हैं हम, नीचे वाला भी देख लो, परसेंटेज ऑफ वॉइड, परसेंटेज ऑफ वॉइड का फॉर्मूला क्या देखा हमने, फिर 100% माइनस पैकिंग इफिशियंसी, जो आपको पैकिंग इफिशियंसी की ये जो वैल्यूज मिली है, तो इन वैल्यूज को क्या किया हमने, 100% में से इन वैल्यूज को हमने माइनस कर दिया, तब आपको परसेंटेज ऑफ वॉइड की वैल्यूज मिलेंगी। परसेंटेज ऑफ वॉइड का अभी एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, तो उसकी हमें कुछ वैल्यूज मिली थी। तो ये वाले जो दो कंसेप्ट है, इसके लिए एक और टेक्निक है कि ये जो वैल्यूज है इसको हम ध्यान में कैसे रख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमसीक्यू आ गया बोर्ड एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको अगर जल्दी से आंसर पता करना हो, इतने बड़े वाले कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। वो देखो अभी क्या ट्रिक है, आप इन वैल्यूज को कैसे ध्यान में रख सकते हो। लाइक दिस, अगर एफसीसी, बीसीसी एंड एचसीसी हम उधर से देखते हैं, अभी जो आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड है एंड जो पैकिंग इफिशियंसी, इन दोनों को हम साथ में कैसे ध्यान में रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे है आपका 2, ठीक है, 26% है, तो 2 सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखोगे आप 2, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है भाई 3 है, देन यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 7, ठीक है। मतलब क्या लिखा हमने, परसेंटेज ऑफ वॉइड में जो एफसीसी है उधर से आपको स्टार्ट करके आना है एंड देन रिटर्न करना है पैकिंग इफिशियंसी से। मतलब क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ध्यान में कैसे रखना है वो देखो, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इजियर ट्रिक है। 2, 3, 4, देन ऊपर 5, 6, 7, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी में। तो ऐसे तो हम आ गए भाई
ठीक है, पहला वाला जो हमारा नंबर था वो तो हमें पता चल गया। अभी आप इतना भी ध्यान में रख सकते हो कि हाँ भाई 6 से स्टार्टिंग थी कुछ तो, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 ये मुझे याद है। ठीक है, अभी जो आगे वाला नंबर है वो भी आपको याद रहेगा। कैसे, वो देखो। अभी जो इधर से आ गए, देन नेक्स्ट पैकिंग इफिशिएंसी के ऊपर अभी फोकस करो। यहाँ पे है आपका 2, ठीक है, देन नीचे यहाँ पे देखो क्या है भाई 2, एंड इन दोनों के जब आप प्लस करोगे 52, मतलब 2 जो हमने लिखा है 2, इधर क्या है 2, तो इधर क्या लिखोगे भाई 2 + 2, इधर क्या आ गया 4। ठीक है, वैल्यूज देखो, नंबर्स कैसे हम याद कर रहे हैं, डायरेक्टली हमें लिखना है। ठीक है, अगर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हमें जल्दी से आंसर बता देना है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं सॉल्व करना होता है, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, इसलिए टाइम बचाओ। ठीक है, देन नेक्स्ट 2 2, देन 2 2 प्लस कर दिया, उधर कितना आ गया 4 आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई 8, इधर से भी आपको वैसे ही जाना है, इधर क्या है फिर 8। ठीक है, 8 8 आ गया। अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 8 8, इधर 8 8 8 + 8 कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना क्या है सिर्फ 6। ठीक है, आगे का 1 आप नहीं लिखोगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हमने यहाँ पे यूज की है, वो कैसी है वो देखो। सबसे पहले कैसे गए हम 2 3 4 5 6 7, पहले नंबर्स लिख दिए हमने, जो स्टार्टिंग थी वो तो हमने लिख दी भाई 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या किया 2 2, मतलब इन दोनों की प्लस कर दी, क्रॉस, देखो क्रॉस कनेक्शन करना है। अभी यहाँ पे 2 2, यहाँ पे आ गया 4, देन 8 8 होता है 16, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 6 मेंशन किया। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक थी, ये वाली ट्रिक थी, इजियर ट्रिक थी टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, पैकिंग इफिशिएंसी के लिए एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन वाला, ये वाला चार्ट मैं अलग से बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पे ही हमने वो मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही चार्ट में अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर क्यों डबल डबल चार्ट्स करना। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो था वो भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में क्या था फिर वो देखो, 8 कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला पार्ट भी हमने डिटेल में पढ़ा है भाई कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, जाके देख के और प्रीवियस लेक्चर में एक्चुअल में जो कैलकुलेशंस थे वो कैसे थे। तो कंट्रीब्यूशन था, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है एससीसी में वो कितना होता है 1/8 का होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बीसीसी में देखो क्या है, पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है 1, क्योंकि कॉर्नर्स पे बीसीसी में पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं, देन कॉर्नर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/8 का होता है कॉर्नर्स का। एंड बॉडी सेंटर्ड के बारे में देख रहे हैं, तो सेंटर में जो एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो किधर भी शेयरिंग नहीं करता है, तो उसका पूरा का पूरा एक कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन क्या मेंशन किया इधर 1। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा भी मेंशन कर सकते हो, लाइक बॉडी सेंटर जो होता है उसमें 1/8 मतलब कॉर्नर्स भी होते, तो 1/8 का भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। एंड 1 मतलब जो एक बॉडी सेंटर में जो सेंटर, बॉडी के सेंटर में जो एटम्स प्रेजेंट है तो उसका भी एक पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए 1। देन नेक्स्ट जो एफसीसी होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2 का। ठीक है, 1/2 का, क्योंकि जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 6 एंड 6 पार्टिकल्स के, 6 फेसेस होते हैं, 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो हर एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 का होता है, क्योंकि वो आधा आधा शेयरिंग होता है दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो उसका 1/2 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है। ठीक है, कॉर्नर्स का भी लिख सकते हैं हम वहां पे कि 1/8 का भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, क्योंकि कॉर्नर्स पे भी तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला चार्ट आपके लिए मोस्ट यूजफुल चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी के सभी फॉर्मूले एक ही जगह पे मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गए तो उसके लिए आप इतने बड़े वाले कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में आपको कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, वो भी सही है, वैसे भी करते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, इसीलिए ये वाला जो चार्ट है ये करके रखो। जिनको वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं करने हैं या समझ में नहीं आ रहे, कुछ भी किया तो भी समझ में नहीं आ रहे मैम, ऐसे कुछ लोग होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उसके लिए ये वाला चार्ट मोस्ट यूजफुल चार्ट है। ये वाला चार्ट करके जाओ, फिर आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
तो चलिए गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डेफिनेशन वगैरह था, जो कंसेप्ट था, वो हमने पहले भी देखा, पहले भी अंडरस्टैंड किया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड वाला टॉपिक है जो है एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये वाला पार्ट अभी हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहां पे हमें 3 यूनिट सेल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका वो देखना है। ठीक है, यहां पे देखेंगे हम सिंपल, क्यूबिक, यूनिट सेल, देन नेक्स्ट बॉडी, सेंटर्ड, क्यूबिक, यूनिट सेल एंड जो थर्ड है हमारा फेस सेंटर्ड, क्यूबिक, यूनिट सेल। ओके, तो इन तीनों जो यूनिट सेल्स है, तो इसमें इसके लिए हमें उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है कि जो एचसीसी है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एचसीसी, ये है आपका बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को ही क्या बोलते हैं हम एफसीसी। ठीक है, एफसीसी को हम सीसीपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड भी उसको हम बोल सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले तीनों हमारे यूनिट सेल्स है, इसके लिए हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है कि एचसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो उनकी डेफिनेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं वो देखो। यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो देखो, 4 in its own layer and 1 above and 1 below the layer। ओके, यहाँ पे देखो अभी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होता है 4 इन इट्स ओन लेयर, जो 4 पार्टिकल्स होते हैं वो उसके खुद के लेयर के होते हैं, एंड एक जो पार्टिकल होगा वो लेयर के ऊपर होगा, एंड एक जो पार्टिकल होगा वो लेयर के बिलो होगा। एक्चुअल में कैसे वो देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी यूनिट सेल निकालती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम पार्टिकल्स को इंडिकेट कर देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके पार्टिकल्स को इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, ये वाले हैं यहाँ पे उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट। अभी हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी ऐसी अटैचमेंट है लाइक दिस, देन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाले पार्टिकल्स तो हमने देख लिए। अगर हमें इस वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो आप वहाँ पे नोटिस करोगे लाइक दिस, यहाँ पे भी एक एटम है आपका अदर यूनिट सेल का, यहाँ पे भी आपका एक एटम है अदर यूनिट सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गए 1 2 3 4 उसके खुद के लेयर के ओन लेयर है उसकी। एक जो है ये अबव द प्लेन है, मतलब अबव द लेयर है, एंड ये वाला जो नीचे है ये क्या आएगा बिलो। ठीक है, 4 तो हो गए उसके खुद के ओन लेयर के 4 पार्टिकल्स हो गए, 4 एटम्स प्रेजेंट है, एंड 1 अबव है, एंड 1 जो लेयर है उसके बिलो है। ठीक है, लेयर के बिलो एक एटम प्रेजेंट है, लेयर के अबव मतलब ऊपर एक एटम प्रेजेंट है, एंड उसके खुद के लेयर के 4 एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल अगर आप काउंट करोगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है वो देखो।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फिर उसका, 4 हो गए उसके खुद के लेयर के, मतलब ये वाला सेंट्रल एटम है, इसके आजू बाजू 4 एटम्स हो गए, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, तो टोटल कितने आ गए भाई वहां पे 6। ठीक है, HCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा फिर वो कितना है 6। ठीक है, HCC का हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं BCC के बारे में। तो चलिए गाइस, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता है एक एटम होता है आपके सेंटर ऑफ बॉडी में। ठीक है, तो वो कैसे, यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 4 एटम्स आपको दिखेंगे, 4 atoms in above the layer and 4 atom below the layer। ओके, 4 एटम्स होंगे अबव द लेयर मतलब ऊपर के साइड में, एंड जो 4 एटम्स होंगे वो होंगे आपके बिलो द लेयर मतलब नीचे के साइड में। एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट होंगे वो देखो, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। ये लिया हमने यहाँ पे क्रिस्टल। अभी पार्टिकल्स को देखते हैं, पार्टिकल्स कैसे कैसे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं BCC के बारे में, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गए आपके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एक और पार्टिकल प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, अभी जो 4 पार्टिकल्स है, ये वाला जो है आपका, ये आएगा सेंटर ऑफ बॉडी में। ठीक है, ये है आपका सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये वाला अगर हमने सेंट्रल एटम लिया, तो सेंट्रल एटम के आजू बाजू अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड में दिखेंगे आपको 4 एटम्स एंड नीचे के साइड में दिखेंगे आपको टोटल 4 एटम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी लाइक दिस। तो यहाँ पे टोटल सेंट्रल एटम को जो कनेक्टेड पार्ट से, जो कनेक्टेड एटम से, नियरेस्ट नेबरिंग एटम से, तो वो होंगे भाई आपके ऊपर के साइड में 4 एंड नीचे के साइड में मतलब नीचे के लेयर में है आपके 4 एटम्स। अगर 4 एटम से अबव द लेयर एंड 4 एटम से बिलो द लेयर, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? सीधी सी बात है, 4 नीचे है एटम्स प्रेजेंट एंड 4 अबव द लेयर है मतलब ऊपर की साइड में 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो टोटल आ गई यहाँ पे 8। ठीक है, तो BCC का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आएगा 4। देन नेक्स्ट चलते फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में देखते कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा और कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 6 एटम इन इट्स own layer and 3 atoms above the layer and 3 below the layer। अगर हम HCC के बारे में देखें तो HCC में इन्होंने ऐसा कहा है कि लाइक जो 6 एटम्स है वो उनके खुद के लेयर के हैं, 6 एटम्स उनके ओन लेयर के हैं एंड 3 एटम्स अबव द लेयर है एंड 3 एटम्स बिलो द लेयर है। तो यहाँ पे देखो कैसे आएंगे वो, डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं ताकि जल्दी से समझ में आता है। यहाँ पे ये हमने क्रिस्टल लिया, देन वहां पे हम पार्टिकल्स को इंडिकेट करते, यहाँ पे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स को इंडिकेट किया। फेस सेंटर के बारे में देख रहे हैं तो कॉर्नर्स के साथ साथ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो फेसेस पे, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ये वाला है आपका पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस एंड मिडल में है आपके 2 फेसेस। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर दिए हमने वहां पे 6 फेसेस, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते, कॉर्नर्स के साथ साथ पार्टिकल फेसेस पे भी प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे देखो अभी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा। अगर हम इस एटम के बारे में देखें तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा HCC में वो हमें देखना है। तो ये आ गए लाइक दिस, इसके ओन लेयर के, देन नेक्स्ट इधर के साइड पे,
देन नेक्स्ट इधर के साइड इसको भी वो अटैच है एंड लाइक दिस इसको भी वो अटैच है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो वाला एटम टोटल 6 उसके खुद के लेयर के हैं, 3 अबव द लेयर है एंड 3 बिलो द लेयर है। तो टोटल जो एटम्स है उसके वो कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा फिर उसका वो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना है, 6 एटम उसके खुद के हो गए, 3 एटम्स अबव द लेयर है एंड 3 एटम्स बिलो द लेयर है। तो टोटल उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना है भाई, 12 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स का, इसकी डेफिनेशन जो थी वो हमने देख ली थी, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। लेकिन एससीसी, बीसीसी एंड एचसीसी वाला जो कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट था वो हमने नहीं देखा था, तो वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि जो एचसीसी होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि जो 4 एटम्स होते हैं वो उसके खुद के लेयर्स के होते हैं एंड 1 अबव द लेयर प्रेजेंट होता है एंड 1 बिलो द लेयर होता है। एंड जो बॉडी सेंटर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, बिकॉज जो 4 एटम्स है वो होते अबव द लेयर, 4 एटम्स प्रेजेंट होते बिलो द लेयर मतलब नीचे के साइड पे, ठीक है। जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होता है, 6 एटम्स उसके खुद के लेयर के हैं, देन 3 एटम्स उसको ऊपर से अटैच है एंड 3 एटम्स उसको नीचे के साइड से अटैच है, ठीक है, नीचे के लेयर से अटैच है, ऊपर से लेयर से अटैच है। तो टोटल उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का वो होगा 12, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देन कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। अभी हमें 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखना है जो न्यूमेरिकल्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, जो प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो फॉर्मूले अभी हम देखने वाले ये आपके प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उसमें सबसे पहला वाला जो कंसेप्ट है वो देखना है हमें, जिसका नाम है नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। जब आपको पूछा जाएगा कि यूनिट सेल में x ग्राम ऑफ मेटल्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तब आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये वाले कंसेप्ट में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल है ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे देखो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल इन unit cell of x gram of metal is equal to x into n upon rho into a cube, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते, तो ये फॉर्मूला पहले अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। x का मतलब क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मेटल, ठीक है, मास ऑफ मेटल है क्योंकि वो ग्राम में दिया जाएगा आपको, x ग्राम ऑफ मेटल बोला है, इसका मतलब ये वाला जो x है वो ग्राम में दिया है, मतलब वो मास है, ठीक है। इसीलिए हमने उसको क्या बोला कि वो मेटल का मास है, मास ऑफ मेटल। देन नेक्स्ट ये वाला जो n है, ये तो आपको पता है भाई n किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट रो को क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ए क्यूब है, ए का मतलब क्या होता है फिर, एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, और यूनिट सेल भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा, जो पहला वाला कंसेप्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, मतलब जो यूनिट सेल है हमारा x ग्राम ऑफ मेटल्स उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर ये हमें निकालना है, प्रॉब्लम अगर आ गया उसमें पूछा होगा कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे आपके x ग्राम ऑफ मेटल में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो देख लो क्या कैसा फॉर्मूला है, x इंटू n, x मतलब मास ऑफ मेटल की कितने ग्राम
में इसका जो मास है वो दिया होगा। n का मतलब होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होंगे, कोई भी आपको एक आधी स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसके बेसिस पे आपको पहचानना होगा कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे। देन रो डेंसिटी है, a क्यूब मतलब a मतलब होता है आपका एज लेंथ, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। देन नेक्स्ट मूव करते जो सेकेंड वाला कंसेप्ट है उसको, ठीक है, उसको देखते हैं। सेकेंड वाले कंसेप्ट का नाम है नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। जो पहला वाला कंसेप्ट था उसमें हमने देखा कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे x ग्राम ऑफ मेटल में। जो सेकंड वाला कंसेप्ट है, अगर आपको यूनिट सेल के बारे में पूछा तो कि x ग्राम ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल्स है या कितने पार्टिकल्स आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जो नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो n होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब ये क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल। इसका मतलब है कि n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके 1 यूनिट सेल में, ठीक है। 1 यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, n पार्टिकल, ठीक है। n पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 1 यूनिट सेल में। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है वो देखो। n पार्टिकल देखा हमने, तो n पार्टिकल का मीनिंग ही क्या होता है वो देखो, n लिखा है हमने यहाँ पे। तो n की जो वैल्यू थी वो हमने क्या निकाली थी, वो ऊपर देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। n का मतलब ही क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। तो n की वैल्यू क्या मिली थी आपको पहले वाले कंसेप्ट में, वो थी आपकी x इंटू n अपॉन डेंसिटी इंटू a क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर देखना है आपको, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके एक यूनिट में, कंसेप्ट समझ लो क्या है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके एक यूनिट सेल में, तो इतने वाले पार्टिकल्स आपके कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गड़बड़ मत करना, ठीक से पहले क्वेश्चन को समझ लो कि फॉर्मूला आपको कब यूज करना है। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके 1 यूनिट सेल में, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू a क्यूब, तो इतने वाले पार्टिकल्स आपके कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, ये वाला कैलकुलेशन आपको करना है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम, वो यहाँ पे देखो, लाइक दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है अभी यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, फिर फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा वो देखो, लाइक दिस। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ही आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, ओके। देन नेक्स्ट आगे क्या करना है वो देखो, ये वाला तो हो गया इधर, देन ये वाला भी तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें, लाइक दिस। तो 1 यह आएगा सबसे पहले 1 इंटू एक्स इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू, देन नेक्स्ट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था हमें, तो ये वाला n भी तो बचा है भाई, उसको अटैच कर दो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, n एंड ये वाला n दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो फिर बचा क्या है वो देखो, यहाँ पे बचा है x अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मिला हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल। जो पहला वाला कंसेप्ट हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ x ग्राम ऑफ मेटल, उसमें हमने देखा कि जो यूनिट सेल है x ग्राम ऑफ मेटल उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो है आपका x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। एक्स का मतलब है मास ऑफ मेटल, क्योंकि वो ग्राम में बताया हुआ, तो पहचान लो कि वो मास है। एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी, ठीक है, रो का मतलब है डेंसिटी, एंड ए क्यूब मतलब है आपका एज लेंथ, ठीक है। देन
नेक्स्ट गए हम सेकेंड वाले कंसेप्ट के ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट सेल। अगर आपको पहचानना है कि x ग्राम ऑफ मेटल्स में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है, या इतने इतने पार्टिकल्स, मतलब कोई पार्टिकल्स दिए होंगे तो इतने पार्टिकल्स आपके कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, तब आप ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, वो कैसे लिया हमने वो देखो। n लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है एक यूनिट के बराबर। ठीक है, मतलब एक यूनिट सेल में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लिया था, वैल्यू क्या निकाली थी, क्या फॉर्मूला था पहले वाले कंसेप्ट में, वो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब विच इज इक्वल टू दी। फिर हमें निकालना है कि इतने वाले पार्टिकल्स आपके कितने यूनिट सेल में होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तब यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू ली, यहाँ से n की जो वैल्यू थी वो हो गई कट, देन जो रिमेनिंग बचा था वो हमने वहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट था, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में मत जाना। ठीक है, जितना नीडेड है कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो वाला पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है ये भूलना मत, ये वाला कंसेप्ट, ओके, एंड ये वाला जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसके साथ साथ जो तीसरा वाला कंसेप्ट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं हम। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट को देखते हैं अभी। जो थर्ड वाला कंसेप्ट है उसको देखते हैं अभी, जिसका नाम है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल। ठीक है, ये वाला जो थर्ड फॉर्मूला हम अभी देख रहे हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हमने दो पहले फॉर्मूले देखे। ठीक है, तो ये वाला है हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल। जब आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम दिया है और उसमें वॉल्यूम बताइए आपको, ठीक है, एग्जाम में जो प्रॉब्लम दिया है उसमें वॉल्यूम दी गई है, तब आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना होगा, तब आप ये वाला जो थर्ड फॉर्मूला हम अभी देखने वाले ये वाला यूज करना होगा। ठीक है, वॉल्यूम दी गई है एंड यूनिट सेल निकालनी है, या यूनिट सेल दी गई होगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम निकालनी है, तो ये वाला जो थर्ड फॉर्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, V अपॉन ए क्यूब। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जब वॉल्यूम दी है, यूनिट सेल निकालना है, या नंबर ऑफ यूनिट सेल बताइए, वॉल्यूम निकालना है, तब ये वाला फॉर्मूला उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब, V का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड A है, ए क्यूब दिया है, A का मतलब क्या होता है फिर एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ ऑफ क्यूब और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला था हमारा थर्ड फॉर्मूला जिसका नाम था नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल, जिसका फॉर्मूला हमने देखा V अपॉन ए क्यूब। V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड A का मतलब होता है एज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो प्रॉब्लम्स में आपको लगने वाले आगे, तो ये वाले फॉर्मूले भी हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो चलिए गाइज, आपको इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स दिए टेक्स्ट बुक में, तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी फोकस करते। तो चलिए देखते जो प्रॉब्लम नंबर आपको 1.2 दिया है उसको। प्रॉब्लम 1.2 अभी हम देख रहे, तो चलिए देखते क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो गिवन आपको दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, गिवन देखो अभी क्या क्या दिया है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट C एंड D क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए कि एक कंपाउंड है जो बना है आपके C एंड D से। ठीक है, दो एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, C एलिमेंट एंड D एलिमेंट से, FCC स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम C एंड D कंपाउंड से। एक कंपाउंड है जो C एंड D एलिमेंट से बना है। ठीक है, C एंड D एलिमेंट से, स्ट्रक्चर है उसका FCC। ठीक है,
ये बात हमें पहले पता चल गई। देन नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जो एटम्स सी एलिमेंट्स में है, एटम्स ऑफ सी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ये बात आपको बताइए गिवन में, ठीक है, कि जो सी एलिमेंट जो बना है उसके जो एटम्स है वो किस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आगे क्या बताया वो देखो, एटम्स ऑफ डी आर एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। जो एटम है नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डी, ठीक है, ये किससे बना है, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे का पढ़ते हैं क्या दिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। लास्ट में पूछा है आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जो प्रॉब्लम्स अभी हम देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस वाला पार्ट है। इसके ऊपर 2 कैलकुलेशंस, 2 न्यूमेरिकल्स तो आपको पूछे ही जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एंट्रेंस में तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते, तो समझ लो कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे करना क्या है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना, घबराना भी मत। हम यहाँ पे देखेंगे एक एक स्टेप टू वाइज के कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम में दिख रहा है वो गिवन सबसे पहले लिख लो। जो डाटा आपको समझ रहा है वो सबसे पहले लिख लो, ताकि हमें आगे का जो पार्ट होगा वो इजियर जाएगा। तो सबसे पहले गिवन में आपको मेंशन किया था कि एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से बना है, 2 एलिमेंट से हमारे सी एंड डी, ठीक है। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो सी एलिमेंट है हमारा, उसमें जो एटम्स है वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, एंड जो डी एलिमेंट है उसमें जो एटम्स है वो प्रेजेंट है आपके सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब पे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको फाइंड करने के लिए बोला है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो देखो। अभी यहाँ पे जो सी एटम्स है वो देखो, अभी एटम्स ऑफ सी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था कि उसमें जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता है भाई कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, एंड हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, एक एक एटम प्रेजेंट होता है, तो कितने एटम्स है, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे टोटल 8 पार्टिकल्स, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं भाई, तो 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होता है। एटम मतलब ही आपका पार्टिकल है, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये बात हमें पता चल गई कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये बात हमें पहले से पता थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है वो देखो, जो एटम से सी में 8 कॉर्नर्स थे तो 8 पार्टिकल्स थे। देन नेक्स्ट हर एक एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी तो आपको बताना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो जो चार्ट अभी मैंने बताया था वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वहां पे लास्ट में ये वाला पार्ट भी मेंशन किया था कि जो एससीसी होता है, जो बीसीसी होता है, जो एफसीसी होता है, उनमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है फिर, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे जो 8 एटम्स आपके प्रेजेंट है, तो हर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो होता है 1/8 पार्ट का, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का होता है, ये बात भी हमें पता चल गई। तो नंबर ऑफ एटम्स देखो कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन सी, तो सी में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है वो देखो। अभी यहाँ पे 8 पार्टिकल से, 8 कॉर्नर से, हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा, कैंसल। तो बचा क्या है भाई, सिर्फ एक बचा है, एक, ठीक है। एक पार्टिकल है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपके सी एटम में है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से, एक ही नंबर ऑफ पार्टिकल है। देन नेक्स्ट देखते हैं सी डी एटम के बारे में, सी एटम के बाद डी एटम के बारे में देखते। तो यहाँ पे सिमिलरली वही स्टेप लो, एटम्स ऑफ डी, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है फिर वो, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ
फेसेस ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो आपके एटम्स है डी एलिमेंट में वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ फेसेस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टोटल फेसेस कितने हैं भाई। ये वाला पार्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टोटल फेसेस कितने होते, तो टोटल फेसेस होते हैं 6। ठीक है, क्रिस्टल में टोटल फेसेस होते हैं आपके 6। तो यहाँ पे उसके बाद क्या देखना है, आपको पता चल गया कि अभी 6 फेसेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्या देखोगे उसके बाद, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देखना है। अभी 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन आ गया 18। यहाँ पे 6 फेसेस है तो यहाँ पे याद करो 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन बताया था कि जो 6 फेसेस होते हैं वो हाफली कवर होते हैं, हाफली शेयर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर 1/2। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। फिर उसके भी नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एटम्स इन डी, उसके भी नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करो भाई। 6 फेसेस होते हैं, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 का। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करो। ठीक है, 3 मतलब नंबर ऑफ जो एटम्स है डी एलिमेंट में वो कितने प्रेजेंट है, 3। देन नेक्स्ट अभी भी जो न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा क्या है हमें, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो फिर कैसे करोगे, अभी ये वाला कैलकुलेट तो हमने कर दिया कि जो एटम ऑफ सी है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। यहाँ पे देखो अभी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स है आपके सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड डी प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें जो सी है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, 1। एंड जो डी एटम है आपका, डी एलिमेंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो 3 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ठीक है, C1 D3। ठीक है, ये वाला 1 आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो नथिंग होता है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमने क्या निकाला, CD3। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया, CD3। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था आपका, प्रॉब्लम नंबर 1.2, तो ये वाला फॉर्मूला हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि गिवन डाटा जो है वो लिख लो। देन नेक्स्ट हमने एटम ऑफ सी देखा कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है उसका। देन नेक्स्ट एटम ऑफ डी देखा हमने, जो सेंटर ऑफ फेसेस पे प्रेजेंट है, टोटल फेसेस होते हैं 6, हर एक फेसेस का जो कवरिंग होता है, जो शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, 1/2 का, मतलब कंट्रीब्यूशन है उसका 1/2 का। देन फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, सी में नंबर ऑफ एटम्स थे 1 एंड डी में नंबर ऑफ एटम्स थे 3। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बनाया हमने, CD3। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आंसर मिला हमें, फॉर्मूला CD3। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते एक और प्रॉब्लम है जो इसके ऊपर पे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के ऊपर आपको डिपेंडेंट दिया है, उसको देखते। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के ऊपर ही डिपेंडेंट, जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 1.4। ठीक है, वो प्रॉब्लम हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। वो बेसिक बात क्या है वो पहले आप लिख लो। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप वो कैलकुलेशन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए वो प्रॉब्लम के पहले मैं वो जो बेसिक बात है वो बता देती हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ voids in क्रिस्टल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ voids इन क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है ये बात पता होनी चाहिए आपको। वो है टेट्राहेड्रल void प्लस ऑक्टाहेड्रल void। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है उसी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ही हम
टीवी ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम OV ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी जो वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। 2 × n एंड जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा वो आएगा सिर्फ यहाँ पे n, उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी सिर्फ n। एंड जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन अ क्रिस्टल है वो कैसा आएगा फिर 2 × n + n, ठीक है। n का मतलब क्या है भाई आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ठीक है। ये वाली जो बात है, जो कंसेप्ट है, जो बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड इसके ऊपर MCQs भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये बात आप पता कर लो। लाइक टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है, उसी का मतलब क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टेट्राहेड्रल वॉइड को आप कैसे कैलकुलेट करोगे 2 × n। n का मतलब क्या होगा, कोई भी आपको एक यूनिट सेल बताई होगी, एग्जाम जो प्रॉब्लम दिया होगा उसमें कोई भी आपको एक यूनिट सेल दी होगी, लाइक HCC, BCC, FCC, कोई भी यूनिट सेल वो दे सकते हैं। लाइक HCC अगर आपको दिया है तो फिर नंबर ऑफ जो पार्टिकल आएगा, जो नंबर ऑफ एटम आएगा वो क्या आएगा उसमें 1, ठीक है। देन अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम में BCC पूछा है तो उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा मतलब n आएगा इधर, वो क्या आएगा 2। एंड अगर FCC बताया हो तो FCC में क्या आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल 4, ठीक है, 1 2 का 4। तो ये है 1 2 का 4। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू आपको शिफ्ट करनी हो तब आप यूनिट सेल देख लेना कि जो प्रॉब्लम है उसमें किस टाइप का यूनिट सेल के बारे में पूछा है। अगर वो आपको पता चल गया तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू शिफ्ट कर सकते हो कि क्योंकि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो अभी पता चल गए, ठीक है। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो वैल्यू आएगी वो होगी सिर्फ n, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे है वो आप डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या करना है आपको सिर्फ 2 × n, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। देन ये वाला बहुत बेसिक वाला कंसेप्ट था जो हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स में लगने वाला है। इंट्रांस एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रॉब्लम नंबर 1.4 को। तो चलिए गाइज देखते हैं उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर 1.4, तो प्रॉब्लम नंबर 1.4 में आपको दिया है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, जो 2 एलिमेंट्स आपको दिए हैं A एंड B, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म हुआ है A एंड B एलिमेंट से। यहाँ पे मेंशन करना है सबसे पहले आपको गिवन, ठीक है। तो A एंड B ऐसे 2 एलिमेंट से, इन 2 एलिमेंट से आपका कंपाउंड बना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको बताया है द एटम्स ऑफ एलिमेंट B, जो एटम्स है, एटम्स ऑफ B, ठीक है, जो B एलिमेंट्स है उसमें जो एटम्स है वो फॉर्म हुए CCP स्ट्रक्चर से, ठीक है। किससे फॉर्म हुए वो CCP स्ट्रक्चर से। देन नेक्स्ट बताया है आपको द एटम्स ऑफ A, जो एटम्स है A एलिमेंट्स के वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। तो ये वाला गिवन लिखा हमने। देन नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे भी आपको वही करना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को सॉल्व करना है, बताना है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या प्रिपेयर होगा, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। वही सिमिलर कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा। एक कंपाउंड है जो बना है आपका 2 एलिमेंट से A एंड B एलिमेंट से, ठीक है। जो एटम्स ऑफ B है, B एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो बने हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं CCP स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जो CCP है मतलब क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसी को हम FCC के नाम से भी जानते हैं।
CCP का मतलब ही होता है FCC, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम में गड़बड़ हो सकती है। FCC का मतलब है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट, एटम्स ऑफ A, जो एलिमेंट A है उसके जो एटम्स है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देन नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो अभी आपको जो गिवन दिया है उसके थ्रू हमें क्या क्या पता चल रहा है। जो एटम्स ऑफ B है, ठीक है, एटम्स ऑफ B है, यहाँ से हम बहुत सिंप्लीफाइड वे से ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं। एटम्स ऑफ B है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, CCP स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। तो नंबर ऑफ एटम्स मतलब ही क्या होता है, N। तो यहाँ पे हम ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, N विच इज इक्वल टू दी B, ठीक है। N पार्टिकल का कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि CCP है, CCP का मतलब ही FCC है, मतलब FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 4 होते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 इंडिकेट करूँगा, फिर उसको बड़ा सा कैलकुलेशन करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड वे से जाओ ना, आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का, ठीक है। देन नेक्स्ट, N विच इज इक्वल टू दी B लिख दिया हमने, सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, एटम ऑफ A के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया है। एटम ऑफ A में आपको बताया है कि वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड को वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने आपको एक बेसिक बात बताई, ठीक है, वो याद करो। अभी जो बेसिक बात थी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, वो अभी हमें देखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड को ही हम क्या इंडिकेट करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 2 × n, ठीक है, 2 × n। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है भाई, 2 × n इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 पूछा है ना, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या जैसे दिया है आपको वैसे भी आप निकाल सकते हो। लाइक 1/3 है तो ऐसे कर दो ना, सीधे सीधे टेट्राहेड्रल वॉइड है तो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे हम 2 × n, ठीक है। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का अभी मैंने बेसिक बात बताई थी कि उसका जो फॉर्मूला आता है, जो वैल्यू निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं हम, 2 × n। अगर उसी जगह पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता तो वहाँ पे सिर्फ n आता, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है, इसका मतलब क्या है, 2 × n आपको निकालना है, ठीक है। देन 1/3 बोला है, इसलिए 1/3 हमने वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, वैल्यूज शिफ्ट करो, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज शिफ्ट करेंगे, 2 × n की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, b निकाली थी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंशन कर देते 2b, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे निकालेंगे हम रेशो ऑफ A एंड B, ठीक है। तो रेशो निकालना है, यहाँ से क्या करेंगे हम, शिफ्ट करेंगे इस वाले 3 को, हम यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, इसके नीचे ये वाला 3 चला जाएगा 2 के नीचे, शिफ्ट हो रहा है वो, ठीक है। 2/3 ऐसा वाला उसने शिफ्टिंग कर दी, 1 × 2 3, ओके। देन नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको रिप्लेसमेंट करके लिखोगे तब आपको ईजियर जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला 1/3 आपने उधर लिखा तो आपको AB का कंसेप्ट जल्दी से समझ में आएगा। लाइक दिस, अगर 2n इधर के साइड पे लिखा तो जो AB हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड पे इंडिकेट कर देंगे तब आपको ईजियर जाएगा। यहाँ से अगर 1/3 कर देंगे हम, तो ये भी वाला जो पार्ट है आपको ये जल्दी से समझ में आएगा। लाइक दिस, ये वाला पार्ट अगर इधर मूव हो जाएगा मतलब 1.3, ठीक है, 1.3 अगर उधर के साइड पे चला गया तो ये वाला 3 नीचे आ गया 2 3 के, ठीक है। देन × 1, इसी को हमें रेशो के फॉर्म में लिखना है, तो रेशो के फॉर्म में कैसे लिखोगे फिर, लाइक दिस, 2/3 as to 1, ठीक है, 2 as to 3/1, मतलब ये क्या हुआ, A एंड B की वैल्यू मिली है, इसी को हम शिफ्ट कर देंगे भाई, 2 as to 3, ये वाला 3 अगेन उधर के साइड पे चला गया, 2 as to 3, मतलब रेशो ऑफ क्या मिला हमें, AB का 2 3। फॉर्मूला कैसे करेंगे फिर वो भी तो देखो, 2 की वैल्यू मिली हमें, इसका मतलब क्या है, A B को देखो, A है B है, ठीक है, A की वैल्यू मिली हमें 2, B की वैल्यू मिली हमें 3, ठीक है। ये वाला जो रेशो मिला था इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला पता चल गया हमें।
कंपाउंड का। ठीक है, अभी देखो फिर से समझाती हूँ। प्रॉब्लम देख रहे हैं हम 1.4, उसमें गिवन दिया था एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से बना है, ए एंड बी एलिमेंट से। ठीक है, एटम बी के बारे में बताया था कि वो सीसीपी स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है। जो एटम ए है, एलिमेंट से एटम ए के, वो ऑक्यूपाई कर रहे 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को। देन नेक्स्ट हमने देखा कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, तो एटम्स ऑफ बी जो है वो सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी को ही हम एफसीसी स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या किया हमने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी क्या लिया, एन विच इज इक्वल टू दी बी, डायरेक्टली मेंशन कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट एटम्स ऑफ ए में क्या लिया, 1/3 पार्ट था टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला देखा था हमने, 2n होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2n इंटू 1/3 है, इसलिए 1/3 है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या किया हमने, n की वैल्यू वहां पे शिफ्ट कर दी जो होती है b। ठीक है, ऊपर वाले कंसेप्ट में ही निकाला था n विच इज इक्वल टू दी b, तो 2b हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, 1/3 पार्ट भी इंडिकेट कर दिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, रेशो निकाला हमने ab का, उसमें देखा हमने 2, ये जो 3 था ये 2 के नीचे आ गया, 2/3:1। देन अगेन रेशो निकाला 2, ये 3 उधर चला गया, मतलब 2:3। तो फॉर्मूला क्या मिला, a आया आपका 2 एंड b आया 3। ठीक है, तो A2B3 ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो ये वाला जो 1.4 का प्रॉब्लम था ये भी हमने सॉल्व कर दिया। देन नेक्स्ट जो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड का अभी एक बेसिक पार्ट देखा था, उसके डिपेंडेंट आपको एक और प्रॉब्लम दिया है जो है प्रॉब्लम नंबर 1.6, उसको देखते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो वो भी पार्ट अभी समझ लेते ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो अभी हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था उसके डिपेंडेंट ही आपको प्रॉब्लम नंबर 1.6 दिया है, तो उसको देखते सबसे पहले। ठीक है, देन नेक्स्ट जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले कवर करते प्रॉब्लम नंबर 1.6 को, जो डिपेंडेंट है आपका वॉइड पे। ठीक है, तो चलिए गाइस प्रॉब्लम नंबर 1.6 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.6 हम डायरेक्टली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये बेसिस पे है जो हमने अभी देखा था टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंसेप्ट। ठीक है, तो उसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए सबसे पहले हम ये वाला प्रॉब्लम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 1.6 में आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पे गिवन में क्या दिया है वो देखो। अभी अ कंपाउंड फॉर्म्स एचसीपी स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड है जो एचसीपी स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है। ठीक है, एचसीपी स्ट्रक्चर दिया है, एक कंपाउंड है जो एचसीपी स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया। और व्हाट इज द नंबर ऑफ ए पूछा है आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या फाइंड करने के लिए बोला है वो देखो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है। देन बी बताया है आपको टेट्राहेड्रल वॉइड, ए पूछा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बी के बारे में पूछा है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, एंड सी पूछा है आपको टोटल वॉइड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। देन नेक्स्ट दिया है आपको फॉर्म इन 0.4 मोल ऑफ इट, मोल्स दिए है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दी है 0.4। ठीक है, 0.4 मोल्स, तो ये वैल्यू दी है आपको। ये वाला गिवन दिया है, एक कंपाउंड है जो एचसीपी स्ट्रक्चर से बना है। एचसीपी का मतलब क्या होता है फिर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एचसीपी का मतलब ही क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जिनको याद नहीं रहता वो लिख लो भाई यहाँ पे, एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको कैलकुलेट करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कैलकुलेट करना है, उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स भी आपको कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपको बताइए 0.4। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स में दिया है आपको वैल्यू, तो उसको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी नंबर ऑफ एटम्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो वो वाला फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ एटम्स which is equal to number of moles into Na। Na का मतलब ही क्या होता है भाई, एवोगैड्रोस नंबर होता है। Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो Na की वैल्यू भी तो आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर की। ठीक है,
तो वो वैल्यूज यहाँ पे आपको शिफ्ट करनी होगी, तब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स में। तो चलिए शिफ्ट करते वैल्यूज को। नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे दी हुई है आपको 0.4, ठीक है। देन नेक्स्ट Na की वैल्यू क्या है फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी ये वैल्यू जो मिलेगी आपको नंबर ऑफ एटम्स की, वो क्या है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको लाइक 2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, नंबर ऑफ मोल्स को तो हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ एटम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू तो मिल गई नंबर ऑफ मोल्स की कन्वर्जन में नंबर ऑफ एटम्स के। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। सबसे पहला वाला कंसेप्ट है जो कैलकुलेट करना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एन का मतलब ही क्या है भाई नंबर ऑफ एटम्स है, एन का मतलब ही क्या है नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है, तो निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये निकल गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू जो है 2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या फॉर्मूला होता है एन, मतलब ही होता है नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स तो हमें पता चल गया है तो उसको डायरेक्टली मेंशन कर दो 2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी, क्या सॉल्व करना है आपको बी में, टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या फॉर्मूला कैसे होता है उसका वो भी हमने देखा था, एक बेसिक बात देखी थी, उसमें हमने तीनों फॉर्मूले कवर कर लिए थे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन, ठीक है। तो n की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ n से, तो n की वैल्यू क्या मिली थी 2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स, ओके। देन मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको टेट्राहेड्रल वॉइड की, जो है यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ए वाला जो पार्ट था ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो भी हमने निकाल लिया, जो बी पार्ट था टेट्राहेड्रल वॉइड वो भी हमने यहाँ पे उसका कैलकुलेशन कर दिया। अभी जो सी वाला पार्ट है वो देखो क्या बताया है यहाँ पे, सी वाले पार्ट में आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स की वैल्यू अभी आपको यहाँ पे निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे आएगा वो देखो, क्या होता है उसका फॉर्मूला टीवी, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों की क्या करनी है यहाँ पे एडिशन करनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल की वैल्यू क्या मिली थी आपको यहाँ पे, ये देखो 4.8 इंटू 10⁻23 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू क्या मिली थी यहाँ पे 2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये वैल्यूज मिली थी आपको टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड की एंड ओवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ये वैल्यूज हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो इनकी अगर हम एडिशन कर दें तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी 7.2 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला बेस था टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स के ऊपर डिपेंडेंट, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट कर दिया, जिसमें दिया था एक कंपाउंड है जो HCP स्ट्रक्चर से बना है। HCP का मतलब ही क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देन नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको कैलकुलेट करना था, टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कैलकुलेट करना था एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपको बताई थी 0.4। तो नंबर ऑफ मोल्स को सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ एटम्स में, तो उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। Na का मतलब ही क्या होता है एवोगैड्रोस नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें पता थी, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पता थी, तो यहाँ पे हमने उनको शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई नंबर ऑफ एटम्स में
2.40 इंटू 10⁻23 एटम्स। देन नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू होती है n नंबर ऑफ एटम्स, तो वो हमें पहले से पता था कि नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू मिल चुकी थी 2.40 इंटू 10⁻23, तो वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। देन नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में हमने देखा, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने नंबर ऑफ एटम्स का जो वैल्यू हमें मिली थी उसको, ठीक है। देन नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिली आपको 4.8 इंटू 10⁻23 एटम्स। देन थर्ड आपको पूछा था टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स के बारे में, तो उसमें हमने जो टेट्राहेड्रल वॉइड है एंड जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनकी एडिशन कर दी, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन में जो आंसर मिला वो है यहाँ पे 7.2 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये वाली वैल्यू थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, इंडिकेट कर देती हूँ ताकि जल्दी से इंडिकेट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाले वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम था आपका प्रॉब्लम नंबर 1.6। देन नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लम्स और बचे हैं तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।